Hello students, good morning everyone. Myself Mona Yadav. So in this video we are going to discuss in detail about the shock therapy. Okay, topic from class 12th political science, chapter 2, the end of bipolarity, and this is part 5. Let's start now. Then students, what is the meaning of shock therapy? ओके देन इस प्रोसेस को समझने के लिए आप बहुत केयरफुली इसको सुने ताकि आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसका समझ आए अच्छे से. देन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू देयर वर टू सुपर पावर्स, यूएस एंड यूएसएसआर, एंड टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑफ देम. From US means US adopt capitalism and USSR adopt socialism. Then different ideologies थी दोनों की. कैपिटलिज्म पे फोकस किया यूएस ने और सोशलिज्म पे फोकस किया यूएसएसआर ने. बट हमने इस चैप्टर में द एंड ऑफ बायपोलैरिटी में पढ़ा है कि द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. ओके मीन्स बायपोलर वर्ल्ड जो था वो अब क्या बन गया था, यूनिपोलर वर्ल्ड. टू सुपर पावर्स ना रह के एक सिंगल सुपर पावर वॉज लेफ्ट. ओके दैट इज द यूएस. देन व्हाट इज शॉक थेरेपी? इसके लिए हम देखते हैं कि जो 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो उसके बाद कुछ प्रोसेस थे. मींस आप मान के चलो कि शॉक थेरेपी जो है 1990s की सीरीज से स्टार्ट हुई. ठीक है, तो आने वाले ईयर्स में इसका कितना जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा या पॉजिटिव पड़ा उन कंट्रीज पे वो अब हम इसमें देखेंगे. बट सबसे पहले हम इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं. शॉक थेरेपी, देखो स्टूडेंट्स, इसका नेम शॉक थेरेपी क्यों रखा गया है? शॉक मीन्स क्या हुआ था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, मैंने आपको बताया था कि डिसइंटीग्रेशन मीन्स कि जो यूएसएसआर के जो ब्लॉक्स थे या उसके जो रिपब्लिक्स थे जो अलग अलग अपने आप को उन्होंने अलूफ कर लिया था बिल्कुल यूएसएसआर से, वही उसका डिसइंटीग्रेशन कहलाता है. ठीक है, तो वो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे जो अपने आप को अलग से इंडिपेंडेंट बना चुके थे, अब उनमें क्या हुआ था 1991 के बाद सडन चेंजेस हुए थे. एकदम से मेजर चेंजेस हुए थे, सडन मेजर चेंजेस हुए थे. तो एकदम से कहते हैं ना कि जैसे शॉक लग गया, तो इस तरह का शॉक जो है लोगों को, पब्लिक को वहां पे लगा और उसी की वजह से इसको हम शॉक के नाम से कह रहे हैं. ठीक है, फिर थेरेपी क्यों कहा गया इसको? बिकॉज इट्स एक्ट एज मेडिसिन. जैसे कि मेडिसिन के रूप में थेरेपी का उससे कनेक्शन दिया गया है कि मेडिसिन के रूप में इस प्रोसेस ने काम किया सडन चेंजेस ने, तो ये एक थेरेपी के रूप में वहां लोगों के सामने हुई. मीन्स एक शॉक थेरेपी मीन्स बहुत, दिस वॉज ए पेनफुल प्रोसेस for the people of newly independent countries. Okay, then सडन मेजर चेंजेस और इन्होंने वर्क किया एक्ट एज मेडिसिन, एक मेडिसिन की तरह. सो इट इज नोन एज शॉक थेरेपी. ओके, अब इसमें प्रोसेस क्या था? शॉक थेरेपी का जो प्रोसेस है वो पढ़ लेते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वाज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज विच कंट्रीज? न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, बाय पेनफुल प्रोसेस. दिस प्रोसेस वाज ए पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम, जैसे इसमें हम बात करें अगर, तो इसमें कहा गया है कि जो ये ट्रांजिशन था तो ये सोशलिस्ट ऑथोरिटेरियन ट्रांजिशन से और किस में गया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ट्रांजिशन में. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था, बिकॉज हमने देखा कि पहले जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म थी, लेकिन सोशलिज्म से किस में ट्रांजिट करना था? कैपिटलिज्म में. तो ये जो प्रोसेस था, तो अब हम देखेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है. सोशलिज्म से ट्रांजिशन मीन्स द ट्रांजिशन ऑफ सोशलिस्ट ऑथोरिटेरियन टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट ऑथोरिटेरियन से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ट्रांजिशन करना ही एक प्रोसेस था शॉक थेरेपी का. देन द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वाज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज बाय ए पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू ए डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम. ओके, मीन्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम. तो ये जो कम्युनिज्म का तो कोलैप्स हो गया था और उसके बाद क्या हुआ कि एक पेनफुल प्रोसेस लोगों के सामने स्टार्ट हुआ. मीन्स सडनली मेजर चेंजेस हुए और ट्रांजिशन हो गया उनका, बिकॉज डिमांड थी उस टाइम कैपिटलिज्म की.
तो सोशलिज्म था तो पहले चल ही रहा था, लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसमें चेंजेस हुए, तो उसमें किसकी तरफ ट्रांजिट किया, किसकी तरफ मूव किया, कैपिटलिस्ट की तरफ, ठीक है, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। देन द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया, इसमें यूएसएसआर के 5 कंट्रीज आते हैं सेंट्रल एशिया में, ठीक है, एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। अब देयर वर 2 प्लेयर्स इन द ग्राउंड, मीन्स 2 प्लेयर्स आए सामने जो थे वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ लोन प्रोवाइड्स कर रहे थे इस प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो वहां पे the World Bank provides the loan for development purpose and IMF provides the loan in means जो कंट्री पुअर कंडीशन में थे उनको ये लोन प्रोवाइड कर रहे थे, ओके, और डेवलपमेंट पर्पस के लिए वर्ल्ड बैंक केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। तो ये जो मॉडल था ट्रांजिशन का, तो ये रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप ये जो है इन्फ्लुएंस हुए किससे, प्रभावित हुए किससे, वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से, और एक ये सिस्टम ट्रांजिशन सिस्टम जो इसमें हुआ, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, shock therapy. Okay, I hope you understand very well collapse of communism and the process of transition from a socialist authoritarian to a democratic capitalist system. Okay, and World Bank and IMF जो है मेजर रोल इन्होंने वहाँ पे निभाया अपना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी फीचर्स, क्या फीचर्स थी इसकी। देन स्टूडेंट्स, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ स्टेट एसेट्स। अब इससे पहले क्या होता था कि जैसे रशिया का मान के चलते हैं कि वहाँ पे जो है प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी, ऑल प्रॉपर्टीज दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा कंट्रोल होता था सब कुछ। तो ये इसको एक तरह से मूव कर दिया गया कि प्राइवेट ओनरशिप दी गई पूरी प्रॉपर्टी के लिए, मींस प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, ठीक है, एंड कलेक्टिव फार्म्स टू प्राइवेट फार्मिंग। अब क्या होता था, वहां पे जो फार्मिंग होती थी वो भी स्टेट के कंट्रोल में होती थी। कलेक्टिव फार्म्स का मीन्स मिलके जो है खेती करते थे लोग, प्राइवेट फार्मिंग नहीं थी, तो उसको भी चेंज करके प्राइवेट फार्मिंग में उसका भी मीन्स प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। देन दीज वर द 2 मेन पॉइंट्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप मीन्स प्रॉपर्टीज एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ फार्मिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। नाउ अब हमने पढ़ा व्हाट वाज शॉक थेरेपी, व्हाट वाज इट्स फीचर्स एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो ये शॉक थेरेपी प्रोसेस वहाँ पे हुआ, ये ट्रांजिशन हुआ जो कैपिटलिज्म की तरफ, तो इसका जो है कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला। इट ब्रोट र्यून टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन बिकॉज दीज वर द सडनली मेजर चेंजेस। सो इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी डेवलप होने की बजाय र्यून हो गई, ठीक है, बर्बाद हो गया, डिजास्टर एक सामने आ गया इनके अपॉन द पीपल ऑफ एंटायर रीजन, कंप्लीट रीजन में, जो अभी अभी हमने कंट्रीज पढ़े हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज अलग से बने थे। देन शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस कुछ इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो आगे एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1991 से आने वाले 10 इयर्स तक जो ये प्रोसेस था, एक तरह से इसका नेगेटिव ग्राफ ही चलता रहा। इन रशिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कोलैप्स्ड एज 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। देन फॉर एग्जाम्पल, लिसन केयरफुली नाउ, कि अब हम देख रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज में हमने देखा कि इकोनॉमी जो है र्यून हो गई थी, डिजास्टर आ गया था सामने लोगों के। बट इन रशिया, जैसे कि रशिया में भी शॉक थेरेपी था तो वहां पर भी ट्रांजिशन पीरियड था। अब रशिया में जब ये प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस चल रहा था, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, डिस्कस किया है प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, तो उसमें 90% इंडस्ट्रीज जो स्टेट के कंट्रोल में थी, 90% इंडस्ट्रीज जो स्टेट के कंट्रोल में थी, इसको सेल के लिए पुट किया गया था, ओके, ताकि ये इंडिविजुअली या कंपनीज को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल या कंपनीज को प्रोवाइड करने के लिए, मींस समझ रहे हो ना। जैसे अभी हमने देखा प्राइवेटाइजेशन, तो जैसे फार्मिंग का प्राइवेटाइजेशन, उसी तरह से इंडस्ट्रीज का भी प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की गई बिकॉज द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कोलैप्स्ड। जो लार्ज स्टेट के कंट्रोल में थे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो कोलैप्स हो गए
मीन्स बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। जैसे कि 90% ऑफ इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल, और यहाँ की 90% इंडस्ट्रीज को सेल के लिए रखा गया, वर पुट अप सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जिसको कि किसको बेचा गया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज को। ये जो सेल प्रोसेस चल रहा था, तो ये बेसिकली जो प्रोसेस था काइंड ऑफ मार्केट फोर्सेस। ओके, देन तो ये काइंड ऑफ मार्केट फोर्सेस मीन्स कि मार्केट के रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू इसको मार्केट में किस तरह की डिमांड है उस तरह से चीजों को बेचना, ये गवर्नमेंट के कोई डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज के थ्रू उसे बेचा नहीं जा रहा था, सिंस द रिस्ट्रक्टिंग वाज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेस एंड नॉट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। इसको कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू या उसके डायरेक्शन के थ्रू नहीं बेचा जा रहा था, ये सिर्फ मार्केट की डिमांड्स को देखते हुए सेल के लिए रखा गया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी ये इंडस्ट्रीज थी 90%, इनको प्राइवेट और इंडिविजुअल कंपनीज में बेचा गया। तो यू नो इन इट अंडर वैल्यूड प्राइस, मीन्स बहुत कम रेट में। अब अंडर वैल्यूड प्राइस क्या होता है, देखो अब हम इसको बोल रहे हैं दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। अब इसको गैराज सेल भी कहते हैं कि ये हिस्ट्री के गैराज लार्जेस्ट सेल गैराज सेल थी हिस्ट्री में। एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस, मीन्स थ्रो अवे प्राइसेस में बेचा गया और उसका प्राइस जो है बहुत कम लगा के उसको सोल्ड किया गया, ठीक है, और ये अंडर वैल्यूड प्राइस था। तो अब हम गैराज को थोड़ा अच्छे से बेटर एक्सप्लेन कर लेते हैं। देन व्हाट इज गैराज, गैराज किसको कहा गया है यहाँ, देन यू कैन से एक काइंड ऑफ स्टोरेज तरीके से। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, एक हाउस है, एक हाउस के नीचे गैराज में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं और यहाँ से ये गैराज सेल का कॉन्सेप्ट एमर्ज होता है, ठीक है। जैसे कि गैराज एक कॉम्प्लेक्स की तरह से या एक जैसे गोदाम होता है, इस तरह से गैराज जो था, तो वहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है और वहाँ पे गैराज सेल का मतलब ये है कि आप गैराज में अपने बहुत सारे सामान जो भी आप यूज कर चुके हो, ओके, ये चीज ध्यान रखना। इसमें मैं आपको ये एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। तो जो भी चीज आप यूज कर चुके हो, जो भी आपके पास ऐसे सामान है जिसको आपने काफी यूज कर लिया है और आपको लगता है कि आपको इसकी जरूरत अब नहीं है, एक्स्ट्रा है, राइट, देन आप उन सामान को बेच रहे हो। मीन्स जो चीज हमारे लिए अब यूजेबल नहीं है, हम उसको सेल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कोई सामान बेच रही हूँ, मेरा कोई जैसे किचन यूटेंसिल्स है, क्लोथ्स है, या कोई फर्नीचर है, या जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो डेफिनेटली टेल मी मैं कौन से प्राइस में उसको बेचूंगी, ठीक है। तो जस्ट थिंक, और मैं ज्यादा हाई रेट में तो नहीं बेचूंगी ना उसको, उन चीजों को मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, मुझे बस थ्रो करना है। आई हैव टू थ्रो ऑल दीज थिंग्स, ओके। देन सपोज दैट एक फर्नीचर सेट है जिसको मैं सेल कर रही हूँ, तो फर्नीचर जैसे उसकी वैल्यू जो है मान लो 10,000 रुपीज, ओके। देन सेल जो है, अब उसको समबडी रेडी बाय दैट फॉर 4,000 और 5,000, ठीक है, कोई तैयार हो जा रहा है उसको परचेज करने के लिए 4,000 और 5,000 में, तो मैं उसको ऑब्वियसली उसको सेल कर दूंगी इस कीमत में। तो ये हुआ अंडर वैल्यूड, ठीक है, मीन्स मैंने उस चीज को यूज कर लिया है और उसको मैं बहुत कम दाम में बेच सकती हूँ, बेचना चाह रही हूँ, ठीक है। तो उसका प्राइस क्या हुआ, अंडर वैल्यूड हुआ या नहीं हुआ। रशिया की 90% इंडस्ट्रीज को अंडर वैल्यूड प्राइस में बेचा गया था। आई नो, सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ वेरी वेल, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने आपको एग्जांपल समझाया, जो लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको एक तरह से 90% इंडस्ट्रीज को थ्रो अवे प्राइस में बेचा गया। मींस जैसे अभी मैंने आपको गैराज सेल का एग्जांपल दिया, इस तरह से बहुत कम दाम में। द वैल्यू ऑफ द रूबल, अब ये हम पढ़ रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस, तो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द रूबल, रशियन करेंसी डिक्लाइन। दो रशियन की जो करेंसी थी रूबल, उसकी वैल्यू एक तरह से डिक्लाइन हो गई थी, कम हो गई थी, ठीक है। ये रिजल्ट्स जो है सामने आए थे निकल के। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई, इन्फ्लेशन मीन्स जो चीजों का जो दाम था वो एक तरह से आसमान छू रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था रेट, महंगाई बढ़ गई थी। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो देन 1989। अब जो जीडीपी थी रशिया की, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की जो
वैल्यू होती है, तो वो रशिया की जो जीडीपी थी 1999 में बहुत बिलो हो गई थी 1989 के कंपेयर में। मींस 89 में भी उसकी जीडीपी अच्छी थी, बट 1999 में वो बहुत कम चली गई थी। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। तो जो सोशल वेलफेयर का पुराना सिस्टम वहाँ पे था वो भी एक तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और रशिया जो है वह डिवाइडेड रिच एंड पुअर सेक्शंस। फॉर एग्जांपल रशिया भी उन्हीं कंट्रीज में था जो कि अलग से इंडिपेंडेंट बने थे, न्यूली इंडिपेंडेंट। तो ये एक तरह से सेक्शंस में डिवाइड हो गए थे, वर डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर डिविजन्स, पुअर सेक्शंस। ओके, नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation. ठीक है, ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000। और जो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका उन्होंने एक्सपोर्ट किया, इस वजह से जो वहाँ की इकोनॉमी थी वो रिवाइव होना स्टार्ट हुई। कब? 2000 में। ठीक है, मीन्स 10 सालों तक जो यहाँ वहाँ का जो इकोनॉमी थी वो एक तरह से इसी तरह चलती रही। और ये शॉक थेरेपी के जो कॉन्सिक्वेंसेज थे ये हमने पढ़े। आने वाले 10 ईयर्स के बाद वहाँ पे थोड़ा सा रिवाइव होना स्टार्ट हुआ। Then this is all about the shock therapy. I hope you understand very well. Okay, thank you students.